हेलो दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। कैसे हैं आप सब? आस है सब ठीक ही होंगे। आज है 14 अगस्त 2024, दिन बुधवार, बांग्ला 29 श्रावण, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आपने स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी मालूम हो सके। तो चलिए झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मैया सम्मान योजना के तहत रक्षाबंधन पर बहनों को मिलेगी पहली किस्त। रक्षाबंधन पर सीएम हेमंत सोरेन झारखंड के सभी बहनों को तोहफा देंगे। इस दिन सभी बहनों के खातों में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राशि की पहली किस्त भेजी जाएगी। अब तक मैया योजना में 29 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें गिरिडीह सबसे आगे है। इसके बाद रांची, पलामू, बोकारो, धनबाद, देवघर, गढ़वा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा बहनों से रजिस्ट्रेशन कराया है। इधर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सफलता पर सीएम हेमंत सोरेन ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा कि पंचायत से लेकर जिलों, विभागों और मंत्रालय के सभी कर्मियों को साधुवाद। आपकी अथक मेहनत के कारण यह संभव हो सका है। पीडीएस डीलर के कारण 18,000 कार्डधारियों को नहीं मिली चीनी। अंत्योदय पीला राशन कार्ड के अधीन आने वाले लाभुकों को प्रतिमाह चावल, गेहूं, चीनी, दाल और नमक दिया जाना है। रांची जिला में 2,139 पीडीएस डीलर और 1,01,934 पीला राशन कार्डधारी हैं। जिला में पीडीएस डीलर की लापरवाही की वजह से 18,000 से अधिक कार्डधारियों को चीनी नहीं मिल सकी है। जानकारी के अनुसार पीडीएस डीलर को प्रति राशन कार्ड 1 किलो चीनी देना है, जिसके लिए पहले पीडीएस डीलर को चीनी के लिए प्रत्येक पीला राशन कार्ड के लिए 25 रुपये प्रति केजी राशि जमा करवाना होता है, जिसके बाद गोदाम से डीलर को चीनी मुहैया कराई जाती है। वहीं पीडीएस डीलर लाभुक से चीनी के बदले 25 रुपये वसूलता है, यानी 1 रुपया डीलर का कमीशन होता है। लेकिन अब तक जिला के 189 पीडीएस डीलरों ने चीनी के लिए राशि जमा नहीं की है। रांची जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत ने कहा कि वो इस मामले की जांच करेंगे। अगर पीडीएस डीलर द्वारा चीनी वितरण योजना के लिए राशि जमा नहीं करने के कारण चीनी का डीएसडी नहीं हुआ होगा तो उन डीलरों को शो कॉज किया जाएगा। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच झारखंड में बांग्लादेशी मूल के लोगों की घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने इसकी आशंका जताई। स्पेशल ब्रांच के एसपी ने राज्य के सभी डीसी, रांची एसएसपी, धनबाद एसएसपी और जमशेदपुर एसएसपी और सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर आगाह किया है कि बांग्लादेशी मूल के नागरिकों द्वारा घुसपैठ किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा ऐसी घटना पर निगरानी रखने की सख्त जरूरत है, ताकि घुसपैठ की घटना को रोका जा सके। साथ ही पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर घुसपैठ से संबंधित कोई सूचना किसी अधिकारी को मिलती है तो वे अविलंब कार्रवाई करते हुए स्पेशल ब्रांच को इसकी सूचना साझा करें। घुसपैठ होने की आशंका के बाद राज्य के मुख्य सचिव ने भी संथाल के 6 जिलों के डीसी और एसपी के साथ बैठक कर कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए हैं। स्पेशल ब्रांच के इस अलर्ट के बाद झारखंड पुलिस और जिला प्रशासन काफी सचेत है। बता दें कि पिछले दिनों बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद झारखंड के उन सीमावर्ती इलाकों में चौकसी तेज कर दी गई है जहां बांग्लादेश की सीमा है। इस बीच भाजपा भी लगातार संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ पर राज्य सरकार पर हमलावर है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने भी संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि स्पेशल ब्रांच के माध्यम से घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने संथाल के सभी डीसी को भी कई दिशा निर्देश दिए हैं। 18 से 20 हाथियों का झुंड रांची लोहरदगा फोरलेन के समीप पहुंचा। जिले के कुड़ू प्रखंड क्षेत्र में 18 से 20 की संख्या में हाथियों के झुंड को पिछली रात को प्रखंड के राहे पहाड़ के समीप देखा गया था, लेकिन हाथियों के इस झुंड ने राहे पहाड़ से निकलकर टाटी में एक घर तोड़ डाला, कोकर में एक घर को तोड़ा। इसके बाद हाथी हैंजला पिकेट के समीपस्थ कब्रिस्तान के पास से सुबह करीब 4 बजे
रांची डालटनगंज के कुडू 4 लेन को पार कर कालीपुर के तरफ चले गए। यह जानकारी प्रभारी फॉरेस्टर विपिन कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि हाथियों का झुंड अचानक रांची लोहरदगा 4 लेन के समीप पहुंच जाने से घंटों तक वाहनों का आवागमन बाधित रहा। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को ग्रामीणों के सहयोग से हाथियों को सुरक्षित 4 लेन क्रॉस कराने में कामयाबी मिली। कहा कि वन विभाग हाथियों के संभावित क्षेत्रों का अनुमान लगाता है, लेकिन शाम होते ही वे अपनी दिशा बदलकर पुनः लोहरदगा जिले के कुडू कैरो भंडरा क्षेत्र में ही लौट आते हैं। झुंड के द्वारा अभी तक किसी आदमी पर हमला नहीं किया गया है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से लोहरदगा जिले के कुड्डू कैरो और भंडरा प्रखंड के सीमावर्ती इलाके के लोग जंगली हाथियों के झुंड से दहशत में हैं। 18 से 20 की संख्या में इन हाथियों का झुंड पिछले 3-4 माह से राहे, मकरा, हुरहद मकांदू, झिंगी, इटराचढ़रा, हुदू, गितीलगढ़, तान, नामनगर पतराटोली, सुकुरहुट्टू, एड़ादोन, बिराजपुर, कैरो, जामुनटोली, बंडा, नरौली, उत्का, खंडा, गजनी, महुवारी, चाल्हो, खरता, सड़ाबे, बख्शी, गोपालगंज, पचागाई, अंबवा, भीठा, कचमची, पंडरिया, तिलसिरी, बिटपी, कोट्टा, आमदरी, पलमी, पोढ़ा, गड़रपो आदि सीमावर्ती गांवों में घूम घूम कर तबाही मचा रहा है। सैप में 565 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की होगी बहाली। झारखंड के स्पेशल एक्सिलियरी पुलिस यानी सैप की दोनों बटालियन में 565 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की बहाली होगी। रांची के डोरंडा स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस यानी जैप वन परिसर में आगामी 27 से 29 अगस्त तक भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न पदों पर बहाल किया जाएगा। प्रशिक्षण निदेशालय के अनुरोध पर पुलिस मुख्यालय ने नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 6 सदस्यीय चयन समिति का गठन कर दिया है। सैप में सेवानिवृत्त जेसीओ, हवलदार व सिपाहियों की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति होती है, जिन्हें एकमुश्त मासिक वेतन दिया जाता है। झारखंड राज्य के भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने पर ही रिक्त पदों पर दूसरे राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति होगी। इन्हें 1 वर्ष में 30 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा। यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार होगा। कर्तव्य पालन के क्रम में उग्रवादी हिंसा में मारे जाने पर राज्य के पुलिसकर्मियों के आश्रितों को जो अनुग्रह अनुदान देय है, वह मृत सैपकर्मी के आश्रितों माने पत्नी, पति पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्र की विधवा पत्नी, भाई, अविवाहित बहन, माता पिता को दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि किन किन पदों कितनी वैकेंसी खाली है तो बता दें। सूबेदार मेजर पद के लिए 3 रिक्तियां हैं। सूबेदार सामान्य के लिए 13, नायब सूबेदार तकनीकी के लिए 2, सूबेदार वितंतु के लिए 20, नायब सूबेदार आशुलिपिक के लिए 1, हवलदार सामान्य के लिए 102, हवलदार चालक के लिए 6, सिपाही सामान्य के लिए 385 सिपाही, चालक के लिए 20 तथा रसोइया के लिए 13 रिक्तियां खाली हैं। कुल मिलाकर 565 पद के लिए भर्ती निकाली गई है। भूतपूर्व सैनिकों की सेवा अनुबंध पर ली जा रही है ताकि राज्य में विधि व्यवस्था संभालने, नक्सल विरोधी अभियान को गति देने, राज्य की काराओं में सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, थाना, आउटपोस्ट यानी ओपी, टेम्पररी आउटपोस्ट यानी टीओपी में पर्याप्त सशस्त्र बल उपलब्ध हो सके। इसके लिए बहुउद्देशीय सैप की 2 वाहिनी सैप 1 टाटी सिल्वे तथा सैप 2 वाहिनी हलुदबनी जमशेदपुर का गठन हुआ था। दोनों वाहिनियों का कार्यकाल 31 मई 2027 तक विस्तारित है। नेशनल हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को हरमू में गृह निर्माण के लिए मिलेगा जमीन। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को हरमू रांची में गृह निर्माण के लिए जमीन दिया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को झारखंड राज्य आवास बोर्ड की अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में हुई। बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि सलीमा टेटे को हरमू रांची में सरकारी कोटा के तहत मकान निर्माण के लिए भूखंड संख्या P2 का आवंटन के लिए गए निर्णय के बदले इसके समतुल्य रकबा का भूखंड संख्या 10B के अंश भाग में अन्य भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं निक्की प्रधान को हरमू में सरकारी कोटा के अंतर्गत मकान निर्माण के लिए भूखंड संख्या P1 का आवंटन के लिए गए निर्णय के बदले समतुल्य रकबा का भूखंड संख्या 10A के अंश भाग में अन्य भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अतिरिक्त बैठक में आवास बोर्ड के संपदाओं पर व्यावसायिक उपयोग करने वाले आवटियों का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया। आवास बोर्ड के विभिन्न आय वर्गीय शेष बचे और नवनिर्मित संपादाओं का आवंटन के लिए विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रधान सचिव, वित्त विभाग, सचिव, योजना एवं विकास विभाग, सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग प्रबंध निदेशक, आवास बोर्ड सहित सदस्य अनिलाश साहू, गुलाम अहमद गोकुल, नितिन अग्रवाल, पवन महतो सहित विभिन्न विभागों के अफसर एवं इंजीनियर शामिल हुए। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर को। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024 को करेगी। इसके लिए मंगलवार को जेएसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। मालूम हो कि जेएसएससी द्वारा इस परीक्षा का आयोजन बीते 28 जनवरी और 4 फरवरी को होना था। 28 जनवरी को परीक्षा का आयोजन किया भी गया था, लेकिन उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया था, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। हवलदार का शव घर पहुंचते ही फफक कर रो पड़ी बूढ़ी मां। हवलदार चौहान हेम्ब्रम का शव मंगलवार को सुबह उनके पैतृक गांव ताराटांड थाना क्षेत्र के पिंडाटांड गांव पहुंचा। शव देखकर उनकी 70 वर्षीय बूढ़ी मां फफक कर रो पड़ी। वह बार बार बेटे के शव से लिपट जा रही थी। उन परिजनों की आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे थे। पूरे गांव में मातम छा गया। बाद में आदिवासी परंपरा के अनुसार शव को गांव के श्मशान घाट में दफना दिया गया। ज्ञात हो कि 50 वर्षीय हवलदार चौहान हेम्ब्रम की सोमवार की सुबह हजारीबाग अस्पताल में कैदी शाहिद अंसारी ने हत्या कर दी थी। शाहिद अंसारी अस्पताल के कैदी वार्ड में इलाजरत था। वहां हवलदार चौहान हेम्ब्रम सुरक्षा में तैनात था। तभी कैदी ने मौका पाकर हवलदार की हत्या कर फरार हो गया था। शव के साथ ताराटांड थाना प्रभारी मुकेश कुमार पंडित दलबल के साथ पहुंचे थे। मौके पर पूर्व जिप सदस्य हीरालाल मुर्मू, गोपीना मुर्मू, वार्ड सदस्य बबलू मरांडी, रामजीत मुर्मू, रामजी सोरेन, रविलाल सोरेन, शिव सोरेन, चांद सोरेन, विशाल सोरेन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। धनबाद गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में बन रहे आवासों के साइट इंचार्ज ने लगाई फांसी। गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण करा रही एजेंसी के साइट इंचार्ज 24 वर्षीय सुबोध कुमार पंडित ने कमरे में पंखा के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना सोमवार रात की है। सुबोध कुमार पंडित बिहार के छपरा का रहने वाला था। वह एसएस कंस्ट्रक्शन कंपनी रांची के अधीन कार्यरत था। उसके साथ काम करने वालों ने बताया कि रात में खाना खाकर सभी अपने अपने स्थान पर सो गए थे। सुबह सुबोध का कमरा देर तक नहीं खुला तो उसके साथी उसे जगाने के लिए गए तो देखा कि सुबोध पंखा के सहारे झूल रहा है। तभी हो हल्ला होने पर वहां मजदूरों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर गोविंदपुर थाना के पुलिस इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद व एसआई रविरंजन पांडेय दलबल के साथ पहुंचे। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH धनबाद भेज दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मजदूरों ने बताया कि कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किए जाने से वह काफी परेशान रहता था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 4 दीवारी निर्माण के लिए मंत्री को सौंपा मांग पत्र। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जायरा स्थल की 4 दीवारी निर्माण के लिए पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव सह समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने मंगलवार को मंत्री दीपक बिरुआ को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में कहा गया है कि चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों आदिवासी बहुल गांव हैं। उन क्षेत्रों में स्थित जायरा स्थल में 4 दीवारी नहीं है। इसके कारण आदिवासियों के पवित्र पूजा स्थल में कई जंगली जानवर जाकर उस क्षेत्र को पवित्र नहीं रहने दे रहे हैं। इसलिए जायरा स्थल की 4 दीवारी का निर्माण बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह पूरे आदिवासी समाज की मांग है कि हमारे पूजा स्थल को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि बंदगांव और चक्रधरपुर प्रखंड में निवास करने वाले ग्रामीणों के उक्त पूजा स्थलों की 4 दीवारी निर्माण हेतु विभागीय कार्रवाई की जाए।
जो कि जनहित के लिए अनिवार्य है। कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुवा ने डॉक्टर विजय सिंह गागराई को आश्वासन दिया कि इस समस्या का जल्द ही निदान कराया जाएगा। कोलकाता कांड के विरोध में रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने किया कार्य बहिष्कार। कोलकाता आरजी के एमसीएच हॉस्पिटल की जूनियर महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में रिम्स रांची के जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को कार्य बहिष्कार किया। इसके चलते अस्पताल की ओपीडी और रूटीन सर्जरी सेवा बंद रही। रिम्स में सुबह 9 बजे ओपीडी खुली। सीनियर डॉक्टर अपने केबिन में बैठे भी तभी जूनियर डॉक्टरों ने वहां घूम घूम कर ओपीडी बंद करा दी। आम दिनों में रिम्स की ओपीडी में प्रतिदिन 2000 से ज्यादा पर्ची कटती है, लेकिन मंगलवार को सुबह में मात्र 271 पर्ची ही कटी। वहीं इमरजेंसी पर लोड बढ़ गया, जिसके चलते सभी मरीज दिन भर परेशान रहे। ओपीडी सेवा बंद कराने के बाद सभी जूनियर डॉक्टर अधीक्षक कार्यालय के समक्ष ओनियन हॉल में जमा हुए और शाम तक वहीं डटे रहे। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर महिला डॉक्टर की हत्या का केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब जेडीए आईएमए के साथ बैठक कर बुधवार को कार्य बहिष्कार पर निर्णय लेंगे। जेडीए के बैनर तले चल रहे विरोध के दौरान रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने प्रबंधन से अपनी सुरक्षा की मांग की। जेडीए पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप ने कहा कि रिम्स में भी महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें देर रात ड्यूटी करने के बाद अकेले हॉस्टल लौटना पड़ता है। रास्ते में कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षाकर्मी भी नहीं रहते। इस पर रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने जल्द कैंपस में 1200 सीसीटीवी कैमरे और 2 पुलिस पोस्ट बनवाने का आश्वासन दिया। जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन के क्रम में रिम्स के 300 से ज्यादा पीजी स्टूडेंट, इंटर्न के अलावा आईएमआई के प्रतिनिधि, आईएमआई विमेंस विंग की प्रेसिडेंट डॉक्टर भारती कश्यप, ट्राइबल मेडिकल एसोसिएशन से डॉक्टर निशित एक्का, रिम्स के डॉक्टर विकास कुमार के साथ अन्य शामिल थे। वहीं रिम्स जेडीए से प्रेसिडेंट डॉक्टर अंकित कुमार, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर ओम कुमार, डॉक्टर अर्चना कुमारी, डॉक्टर कुमारी कृति समेत अन्य शामिल थे। जिलों के एसपी को डीजीपी का निर्देश, नक्सलियों की अवैध उगाही पर हर हाल में लगाएं रोक। झारखंड पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सली और स्प्लिंटर ग्रुप को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया कि नक्सलियों के द्वारा की जा रही वसूली पर रोक लगाए, ठोस रणनीति बनाकर राज्य को नक्सल मुक्त करें। बैठक के दौरान आईजी स्पेशल ब्रांच ने सभी सक्रिय नक्सली और नक्सली संगठन से जुड़ी गतिविधि और स्प्लिंटर ग्रुप के बारे में जानकारी दी। समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी ने राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत पिकेटों की वर्तमान संख्या की स्थिति और उसकी आवश्यकता, सभी महत्वपूर्ण नक्सली और स्प्लिंटर समूहों के प्रोफाइल का रखरखाव, यदि कोई महत्वपूर्ण नक्सली जो जमानत पर रिहा हुआ हो उसकी गतिविधि पर नजर बनाए रखने, पुलिस पोस्टों का सुरक्षा ऑडिट, नक्सली के समर्पण राशि के भुगतान की स्थिति, मुआवजा राशि का बकाया भुगतान, फरार नक्सलियों की संपत्ति की कुर्की किए जाने के संबंध में चर्चा की। पुलिस और सीआरपीएफ पिकेट को दुश्मनों के बारे में पता है या नहीं, नक्सलियों के खिलाफ खुफिया जानकारी एकत्र करने और खुफिया जानकारी साझा करने में यदि कोई समस्या हो, राज्य के नक्सली क्षेत्रों में मोबाइल संचार तथा महत्वपूर्ण सड़क, पुल पुलिया की स्थिति के संबंध में विस्तृत रूप से समीक्षा की। डीजीपी ने चाईबासा, बोकारो, चतरा, गिरिडीह, लातेहार और पलामू एसपी को नक्सलियों के विरुद्ध ठोस रणनीति बनाकर राज्य को नक्सल मुक्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कहा कि नक्सलियों के लिए सभी एसपी को प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने लगातार चलाए जा रहे अभियान के दौरान राज्य और केंद्रीय बलों के आपसी संबंध, एक दूसरे से सहयोग और प्राप्त आसूचना पर तत्काल कार्रवाई के बिंदु पर काफी जोर दिया। नक्सलियों पर कारगर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने और नक्सलियों पर शिकंजा कसने के लिए नक्सलियों की अवैध उगाही पर सभी एसपी को हर हाल में अंकुश लगाने का निर्देश दिया। डीसी ने परिषद की बैठक में दिया निर्देश, स्कूलों अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं,
जिला समाहरणालय सभा कक्ष में मंगलवार को उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में डीएमएफटी की न्यास परिषद की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान सांसद मनीष जायसवाल, विधायक रामगढ़ सुनीता चौधरी, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष सुधा देवी आदि उपस्थित रहे। वहीं विभिन्न पंचायतों के मुखिया व अन्य जनप्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे। बैठक के दौरान डीएमएफटी के तहत उपलब्ध राशि एवं लायबिलिटी की समीक्षा की गई, जिसके बाद न्यास परिषद की बैठक को लेकर तैयार एजेंडा के अनुसार क्रमवार योजनाओं व विकास कार्यों पर चर्चा की गई। डीएमएफटी के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य को लेकर वर्तमान में सदर अस्पताल रामगढ़ में बड़ी संख्या में इलाज हेतु आने वाले मरीजों एवं उन्हें विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर बैठक के दौरान सदर अस्पताल के नए भवन से पुराने भवन तक फुट ओवर ब्रिज के निर्माण, डायलिसिस सुविधा, मॉड्यूलर ओटी, सदर अस्पताल परिसर में वेटिंग एरिया, विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण, ऑक्सीजन पाइपलाइन व्यवस्था को लेकर चर्चा के क्रम में आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं वर्तमान में सदर अस्पताल में शीत शवगृह के अभाव पर भी बैठक में चर्चा की गई एवं शीत शवगृह बनाने को लेकर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में डीएमएफटी के तहत किए जा रहे कार्यों पर चर्चा के क्रम में बैठक के दौरान रामगढ़ जिला अंतर्गत विभिन्न सरकारी विद्यालयों में शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं सांसद, विधायक, उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों द्वारा जिले में पुस्तकालय महोत्सव का आयोजन करने, सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों जिन्होंने वार्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें तथा उनके शिक्षकों को सम्मानित करने पर चर्चा के क्रम में आवश्यक निर्देश दिए गए। जिले के प्रतिभावान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली इंजीनियरिंग व मेडिकल परीक्षा के लिए पूर्व से संचालित कोचिंग परियोजना को विस्तारित कर गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय रामगढ़ में भी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 100 छात्र छात्राओं के लिए कोचिंग व्यवस्था शुरू करने तथा सुगमतापूर्वक बच्चों का कोचिंग सेंटर तक आने व शिक्षा ग्रहण करने पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सहित अन्य आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान डीएमएफटी के तहत संचालित विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं पर चर्चा के क्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा जलापूर्ति योजनाओं में विभिन्न समस्याओं की बात कही गई। पंचायतों में बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु योग्य भूमि का चयन करने, सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से बचाने हेतु पौधरोपण व सरकारी जमीन से संबंधित बोर्ड लगाने, जिले में सुरक्षा व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने को लेकर सीसीटीवी कैमरे व उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने, पर्यटन व खेल के क्षेत्र में जिले का विकास करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 2 अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार। नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के नाम पर लेवी वसूली करने व बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों की गिरफ्तारी पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव प्रखंड की टेबो थाना क्षेत्र के सोंगरा चौक के समीप से की गई है। इसे लेकर मंगलवार को एसपी पारस राणा ने आसनतलिया स्थित पोड़ाहाट अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। वहां चक्रधरपुर के थाना प्रभारी राजीव रंजन, टेबो थाना प्रभारी भी मौजूद थे। इस दौरान पोड़ाहाट अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पारस राणा ने बताया कि सोमवार की रात को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टेबो थाना क्षेत्र में 2 हथियारबंद व्यक्ति करला चंपवा गांव की ओर से हेसाडीह की ओर मोटरसाइकिल से होकर आ रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी दल का गठन किया। सड़क किनारे छिपकर अपराधी के आने का इंतजार कर रहे छापामारी दल ने इस बीच बिना नंबर प्लेट के अपाची मोटरसाइकिल पर सवार हथियारबंद एक युवक को पकड़ा। युवक बिरसा पूर्ति उर्फ चट्टान सिंह पूर्ति ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसका एक साथी सोमा बोदरा भी करला चंपावा की ओर से मोटरसाइकिल से आ रहा है तथा उसके पास एक देसी कट्टा है। इसे लेकर पुलिस ने सोमा बोदरा उर्फ गांजा नामक युवक को भी पकड़ लिया।
सोमा बोदरा के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा बरामद किया। एएसपी पारस राणा ने बताया कि पकड़े गए दोनों युवक पीएलएफआई मामले में पूर्व में जेल जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि दोनों युवक कुछ दिन पहले जेल से निकले हैं। दोनों ने भाकपा माओवादियों के नाम पर लेवी वसूली के नकली रसीद भी छपवाया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। दोनों युवक पहले पीएलएफआई के लिए काम करते थे, जिसे लेकर जेल भी गए थे, लेकिन जेल से निकलने के बाद दोनों भाकपा माओवादियों के नाम पर लेवी वसूलने के लिए टीम का गठन कर रहे थे। पकड़े गए युवक बिरसा पूर्ति उर्फ चट्टान सिंह पूर्ति टेबो थाना क्षेत्र के हलमत गांव व दूसरा युवक सोंगरा गांव के चेतन टोला का रहने वाला है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 12 बोर की एक राइफल, एक देसी कट्टा, एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक साइन मोटरसाइकिल, एक सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल फोन, बीएसएनएल सिम सहित एक बैगनी रंग का स्मार्ट मोबाइल फोन, सोनी कंपनी का बीएसएनएल सिम सहित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी का लेवी रसीद बुक, 12 बोर बंदूक का एक लोहे का खोखा, 12 पीस छर्रा, 3 पीस पटाखा हरा रंग का, एक बैग बरामद किया गया है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सीदो कान्हू मैदान में परेड का निरीक्षण किया। स्वतंत्रता दिवस पर सीदो कान्हू मैदान रामगढ़ में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को अंतिम अभ्यास किया गया। इस क्रम में उपायुक्त चंदन कुमार ने पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के साथ स्वतंत्रता दिवस के सफल आयोजन को लेकर की गई तैयारियों का निरीक्षण किया। उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण किया। अंतिम अभ्यास के दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं राधा गोविंद स्कूल के छात्र व छात्राओं के द्वारा बैंड की प्रस्तुति दी गई। उपायुक्त ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अंतिम चरण की तैयारियों की जानकारी लेते हुए कार्यक्रम के भव्य व सफल आयोजन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह स्थानीय सिदो कान्हू मैदान में पूर्वाह्न 9:05 से शुरू होगा। 15 अगस्त को उपायुक्त कार्यालय में सुबह 10 बजे, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रातः 10:05 बजे, उप विकास आयुक्त कार्यालय में प्रातः 10:10 बजे, अनुमंडल कार्यालय में प्रातः 10:50 बजे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में प्रातः 10:55 बजे एवं पुलिस लाइन रामगढ़ में प्रातः 11:10 बजे झंडा फहराया जाएगा। इस दौरान जिला स्तरीय वरीय अधिकारियों सहित अन्य उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस समारोह परेड का किया फुल ड्रेस रिहर्सल। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन चाईबासा पुलिस लाइन में होगा। समारोह उपायुक्त यानी डीसी कुलदीप चौधरी के नेतृत्व तथा पुलिस अधीक्षक यानी एसपी आशुतोष शेखर की मौजूदगी में होगा। इस दौरान होने वाले परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल मंगलवार को किया गया। रिहर्सल में सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक तदुपरांत उपायुक्त का आगमन हुआ। इसके बाद परेड में शामिल प्लाटून द्वारा दोनों पदाधिकारियों को सलामी दी गई। सलामी उपरांत उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण तथा झंडोत्तोलन किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला में पुलिस लाइन केंद्र चाईबासा में आयोजित राजकीय समारोह में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में सुबह 9:05 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। मुख्य कार्यक्रम के बाद सुबह 10 बजे सिंहभूम प्रमंडल आयुक्त कार्यालय सहित जिला परिषद कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, सदर चाईबासा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय तथा पूर्वाह्न 10:30 बजे जिला समाहरणालय में झंडोत्तोलन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या 14 अगस्त को चाईबासा स्थित पिल्लई सभागार में दोपहर 1:30 बजे से स्कूली बच्चों की सहभागिता से सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को अपराह्न 1:30 बजे से बिरसा मुंडा स्टेडियम में फैंसी क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत पूरे हर्षोल्लास तथा गौरवमयी वातावरण में स्वतंत्रता दिवस को समारोह पूर्वक मनाने तथा प्रत्येक नागरिक का ऑनलाइन माध्यम से चाईबासा में आयोजित मुख्य समारोह में भाग लेने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीसी वेस्ट सिंहभूम फेसबुक पेज के माध्यम से राजकीय समारोह का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। युवा मूक दर्शक नहीं, राज्य के बदलाव का वाहक बने। सुदेश महतो।
युवा आजसू के सभी पदाधिकारी आने वाले दिनों में न सिर्फ खुद को संवारेंगे बल्कि राज्य के भविष्य को संवारने का नेतृत्व भी करेंगे। युवा आजसू के सभी साथी जनता के हक हकूक के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करें और निर्भीक होकर सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहें। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित युवा आजसू रांची जिला ग्रामीण प्रतिनिधि सम्मेलन में कही। इस सम्मेलन में रांची के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों के युवा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपने पद की शपथ ग्रहण की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास युवाओं के विकास को लेकर कोई मापदंड नहीं है। अनुबंध कर्मियों से समान काम, समान वेतन, समान अवसर का वादा हो या युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने की घोषणा, सभी मुद्दों पर सरकार अपनी जुबान से पलट गई है। इन्होंने सभी को छल्ला है और अपने के वादों को पूरा न कर मुख्यमंत्री पद की गरिमा को धूमिल किया है। युवाओं का हक केवल वोट करना नहीं बल्कि जवाबदेह नेता तैयार करने का दायित्व भी उन पर है। युवा आजसू के सभी पदाधिकारी गांव की चौपाल में बैठकर जनता को सरकार की वादा खिलाफियों से अवगत कराएं। नौजवानों के सपनों को पूरा करने के लिए राज्य में एक बेहतर वातावरण तैयार करना हमारा संकल्प। यह समय राज्य में नए परिणाम और नए विश्वास को स्थापित करने का है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने हर साल 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था। इस संबंध में कुछ भी काम नहीं हुआ है। युवाओं को सिर्फ धोखा दिया गया है। युवा हमारे राज्य और देश के भविष्य निर्माता है। वह राज्य के युवाओं के साथ छल कर रहे हैं। उनके इस छल को समझना होगा। रांची के युवा आजसू के साथियों द्वारा किया हुआ संघर्ष पूरे राज्य में एक विचार के रूप में जाएगा और इससे पूरे राज्य में बदलाव की लहर जागृत होगी। इस परिवर्तन के लिए सभी पदाधिकारी जमीनी स्तर पर जनता के बीच अपनी सक्रियता को सुनिश्चित करें। इस अवसर पर केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत, पूर्व डीआईजी संजय रंजन, केंद्रीय सचिव जितेंद्र सिंह, युवा जिला प्रभारी आतिश महतो, युवा संयोजक गदाधर महतो, युवा संयोजक जब्बार अंसारी, युवा संयोजक अमित कुमार, अमित महतो, युवा प्रदेश संयोजक युवा गौतम सिंह समेत जिले के 18 ब्लॉक के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से आए युवा आजसू के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। चीन में आयोजित जूनियर वर्ल्ड ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता व नारायण लेंगे भाग। चीन के बीजिंग शहर में 21 से 25 अगस्त तक आयोजित जूनियर वर्ल्ड ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता, कुमारी और नारायण महतो भाग लेंगे। झारखंड साइकिलिंग संघ के महासचिव शैलेंद्र पाठक ने बताया कि झारखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि साइकिलिंग खेल में पहली बार झारखंड के 2 खिलाड़ी वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। शैलेंद्र पाठक ने बताया कि सरिता कुमारी और नारायण महतो राष्ट्रीय प्रतियोगिता और एशियन प्रतियोगिता में पदक जीत चुके हैं। सरिता कुमारी झारखंड की लोहरदगा जिले की रहने वाली है, वहीं नारायण महतो बोकारो जिला के रहने वाले हैं। दोनों खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल हैं और चीन में होने वाले जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ियों को वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने पर सांसद राजमहल लोकसभा क्षेत्र विजय हांसदा, उपायुक्त गिरिडीह नमन प्रियेश लकड़ा, झारखंड साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष मधुकांत पाठक, झारखंड साइकिलिंग संघ के महासचिव शैलेंद्र पाठक, झारखंड साइकिलिंग संघ के उपाध्यक्ष अमलान कुसुम सिन्हा, सुरेश कुमार, सुरजीत कुमार, अजय मुकुल टोप्पो, झारखंड साइकिलिंग संघ के कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह, जेएसएसपीएस प्रशिक्षक रामकुमार भट्ट, प्रथम शर्मा, लखन हांसदा समेत खेल प्रेमियों ने बधाई दी। पांडे गिरोह का पटना स्टेशन से बरामद हुए 50 लाख जांच के लिए पहुंची झारखंड एटीएस। पटना रेलवे स्टेशन से बीते 10 अगस्त को 50 लाख रुपया बरामद हुआ था। यह रुपया झारखंड के पांडे गिरोह का था। इसे लेकर झारखंड एटीएस की एक टीम पटना पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले में एक व्यक्ति को पकड़ा गया था। जांच में यह बात सामने आई है कि बरामद पैसा झारखंड के रामगढ़ जिला के पवन ठाकुर का है। पवन ठाकुर सीधे तौर पर पांडे गिरोह से जुड़ा हुआ है। पवन ठाकुर के ऊपर कई मामलों को लेकर झारखंड में एफआईआर दर्ज किया जाएगा। रामगढ़, हजारीबाग जैसे कोयला क्षेत्र में पांडे गिरोह एक्टिव हैं। फिलहाल इस गिरोह को
विकास तिवारी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। दरअसल आरपीएफ ने बीते 10 अगस्त की रात पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैंडलर बजरंग कुमार ठाकुर को रांची पटना वंदे भारत से उतरने के बाद लाल रंग के ट्रॉली बैग में रखे 50 लाख कैश के साथ पकड़ा था। पूछताछ में ही उसने बताया था कि रकम पवन ठाकुर की है। पटना पहुंचने के बाद पवन या उसका कोई आदमी फोन करता कि इसे कहां पहुंचाना है। पवन और बजरंग दोनों झारखंड के रामगढ़ के हैं। इधर आयकर की टीम ने बजरंग से पूछताछ की थी। उसके पास से मिले 3 मोबाइल की सीडीआर भी देखी गई थी। पटना जंक्शन से बजरंग ट्रॉली लेकर फुटओवर ब्रिज से जा रहा था। उसकी गतिविधि देखकर आरपीएफ ने उसे रोका और बैग खोलने को कहा। उसने कहा कि ट्रॉली लॉक है। उसके बाद आरपीएफ ने पूछताछ शुरू की तो पुलिस को चकमा देने के लिए कहा कि इसमें 50 लाख कैश है, जो मैंने वंदे भारत के एक यात्री की चोरी की है। आरपीएफ ने पटना से रांची के बीच जहां जहां वंदे भारत रुकती है वहां के आरपीएफ और जीआरपी से पूछताछ की तो कहीं भी ऐसा केस दर्ज नहीं था। बाद में आयकर की टीम को बुलाया गया। टीम के सामने ही ट्रॉली को तोड़ा गया तो उसमें 50 लाख कैश थे। तब उसने बताया कि यह रकम पतरातू के रामगढ़ के रहने वाले कोयला कारोबारी पवन ठाकुर की है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।